नया नगर में जब आप वोट मांगने गए थे, उस समय आप किसी की बेटी बनी, किसी की बहन बनी, किसी की माँ बनी, और आप अब 5 मिनट, अब तो 5 मिनट की मांग करती हैं कि अब आप 5 मिनट दे दीजिए, हम करके। ओवैसी जी का इंटरव्यू नहीं लिया जब उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 15 मिनट, और उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि हम ये इलाका साफ कर देंगे। मैं सच्ची हिंदू हूँ। अगर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी भी समाज में हैं तो वो इस शहर के, इस देश के दुश्मन हैं, और वो मेरे भी दुश्मन हैं। 21 तारीख की घटना के बाद आपका एकाएक रवैया बदल गया। मुस्लिम समाज की शोभा यात्रा, ताजिया जाते हैं तो ऐसा एक भी मैंने नहीं देखा कि किसी, बिल्कुल एक मौका हिंदुओं ने अपनी शोभा यात्रा निकालने का किया है। वो ध्वजा अगर अपने व्हीकल पे लगा रहा है तो उसके लिए एक डेफिनेशन बना जा रहा है कि आप इस एरिया से ये ध्वजा लेके नहीं निकलेंगे। क्यों भाई? अब आप तल्ख होती हैं बहुत ज्यादा मुस्लिमों पर, ऐसा कहा जाता है, आक्रोश है। मैं मुस्लिमों पर नहीं गुस्सा होती हूँ, मैं उन लोगों पे गुस्सा होती हूँ जिन्होंने हमारी ध्वजा नीचे फेंकी, उस पे थूका, हमारे भगवान पे थूका, उस पे मटन फेंका और उस पे उल्टी की, मारा गया, उनसे जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाया गया, उनको बड़े अपमानजनक तरीके से कहा कि अब तेरे राम को बुला ले, वो बचाता है कि नहीं। ये सब सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आएगा, जो मुझे भी आया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। 21 तारीख की घटना के बाद गीता जैन को अवसर मिल गया ऐसी राजनीति करने का जिसमें वो नेशनल लेवल पर फेमस हो सकती है। आप ये कहना चाहते हैं कि किस तारीख की घटना मैंने प्लांट की थी? नहीं, टी राजा का आना हो, उसमें भी बड़ा विवादित रहा, किया था। कोई किसी ने कहा कि उस कार्यक्रम को आपने पूरी तरह हाईजैक कर दिया। नरेश जी जब उस कार्यक्रम के लिए नंगे पैर परमिशन मांग रहे थे, पुलिस ने नकार दिया। फिर उनके साथ कुछ मित्र उनके मिले और वो चले गए कोर्ट, उसके कोर्ट के आधार पर परमिशन लेके आए, वो हट गई और आप आ गई और आपने पूरा कार्यक्रम हाईजैक। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको वही आगे हम कोर्ट गए और हम परमिशन लेते। सर हम यानी मैं नहीं, पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं था। देखिए, मैं तो कह रही हूँ रोल नहीं था। आपको वो हमसे अलग कर रहे हैं, आप हम में जुड़ रहे हैं। उनको उनका आना हुआ, मॉब दिखा, आपने सोचा अब अवसर है जी? नहीं, चलती गाड़ी में बिल्कुल नहीं, पूरी तरह बयान देकर, बिल्कुल नहीं। कार्यक्रम का एक मैदान नहीं दिला पाई विधायिका। आरोप यह है कि कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दिला पाई विधायिका। आरोप यह है कि कार्यक्रम के दरमियान वहां की व्यवस्था के लिए एक लाइट की व्यवस्था भी नहीं करा पाई विधायिका। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शेरनी शब्द आपने अपने मन से लिख लिया। वो कहना है उत्तन दरगाह 5 साल आपको दिखाई देती। जब वहां पर पुलिस का एक पत्र जारी हुआ था, उससे पहले लगातार अनधिकृत है उसका चर्चा हो रही थी, वो अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे। सवाल ये है कि उसको उस समय नहीं देखा आपने जब विरोध करना चाहिए था। भाई उस समय वो विरोधक थे, आप क्या विरोध कर सकती थी, तभी आपने जिक्र नहीं किया। आज आपको वो उत्तन का दरगाह नजर आ रहा है क्योंकि किसी ने वो मुद्दा उठाया और उठ गया है। जी नहीं, आप फिर वही बात पे आ गए। मौका है 21 तारीख की घटना के बाद लगातार हिंदू शेरनी शब्द का प्रयोग और आपका एक चेहरा बनता गया। तो आपको क्या लगता है, म्यांमार से 8 लोगों को मैंने बुलाया कि भाई मुझे शेरनी का टैग चाहिए, आप आ जाओ, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। उस नशेड़ियों को मैंने बोला कि महिला पुलिस को मारो। उस मौलवी जी को मैंने कहा कि ये 18 छोटी सी लड़की का आप ये कर दो, निकाह कर दो और इलीगल तरीके से उसका धर्मांतर कर दो। भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी और अब भी आपको टिकट देने की इच्छा में नहीं है। वो वरिष्ठों का निर्णय होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं। स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, अभी जिससे मिलेगी टिकट ठीक। मैंने टिकट का सोचा ही नहीं, ये मेरा मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी ठीक। कहा ना, ये निर्णय ही वरिष्ठों का है। मेरे चाहने से कि मैं तो गैसा में भी चाह रही थी कि नहीं मिलेगी तो लड़ेंगी तो नहीं, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, मैं लड़ूंगी। मैं एक बार बिना टिकट के लड़ी हूं। पार्टी के नियम कहाँ रह गए फिर? पार्टी कहती है कि टिकट जिसको दिया जाए, दूसरा कार्यकर्ता शांत बैठे और सपोर्ट करे, पार्टी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, पार्टी के नियम कहाँ रह गए? बिल्कुल। आपने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया। मैंने उसी संदर्भ में कहा कि महिलाओं का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। धर्म हो तो रहना चाहिए, अधर्म हो तो टूटना चाहिए। और अगर ये सब पुरावे बता रहे हैं कि अधर्म हो रहा है तो बस आप बार बार क्यों बुलवाना चाहते हैं? मैंने कहा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसी महिला जिन्हें इन दिनों उनके बैनरों पर और समाज में जिस तरीके से मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां हिंदू शेरनी शब्द का उल्लेख हो जाता है। उनका राजनीतिक परिवेश पहले कुछ और, इस समय कुछ और जनता में बताया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि मैं उसी लाइन में चल रही हूं जहां पहले थी। अब उनका हिंदूवादी चेहरा बहुत प्रखरता से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है। मीरा भाईंदर में इसको लेकर खासी अलग अलग तरीके से जनता में चर्चा है। क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी चर्चाएं होना लाजमी भी है।
हम उनसे आज बातचीत करेंगे जो अब तक उन पर आरोप लगे उस पर। हम बातचीत करेंगे उनके अब तक के पूरे कार्यकाल पर। 4 वर्ष को ही पकड़ लेते हैं, आने वाला ये तो 5वां वर्ष है और अंतिम वर्ष है, निर्णायक वर्ष है। हम बातचीत करेंगे उन पर कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति आखिर तेज हो चली है मीरा भाईंदर में, तो उस पर उनकी ये राजनीतिक जो पटकथा नहीं लिखी जा रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। हम बातचीत करेंगे कि उत्तम दरगाह का जो मामला है वो 5 वर्ष से चुप क्यों था और आखिर इन 3-4 महीनों में बहुत तेजी से उठने क्यों लगा, और अभी हाल ही में विधानसभा में जिस प्रकार से गीता जैन गर्जी हैं उसके बाद संपूर्ण विषय मीरा भाईंदर में इसकी चर्चा काफी हो रही है। इस संपूर्ण विषय पर हम बातचीत करते हैं विधायिका गीता जैन से। सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। गीता जी, क्या होता है, सब कुछ तो ठीक है, आपका हाल ही में बदला हुआ चेहरा लोगों को नजर आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एक समय था कि नया नगर की तरफ, उसका नाम लेने से आजकल हर जगह खासकर पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई, नया नगर में जब आप वोट मांगने गए थे उस समय आप किसी की बेटी बनी, किसी की बहन बनी, किसी की माँ बनी, और आप अब 2 मिनट 5 मिनट, अब तो 5 मिनट की मांग करती हैं कि अब आप 5 मिनट दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे जो करना होगा। अगर आपके इस तरह की चुनौतियां, उस तरह के बयान आते हैं तो वो बेटी, वो बहन, वो माँ कहीं दूर जाकर खड़ी अब अस्त्र लेकर। तो मैं उन लोगों की भी रक्षा ही करूंगी। मैंने कहीं नहीं कहा कि 5 मिनट में मैं उन लोगों को समाप्त कर दूंगी, कहा है क्या? नहीं। फिर आपने उसको, आपने ये कैसे, आपने कैसे ले लिया कि मैं उधर उनको खत्म करने जा रही हूं? देखिए ये कैसा था कि मुझे लगता है कि आपने ओवैसी जी का इंटरव्यू नहीं लिया जब उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 15 मिनट, और उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि हम ये इलाका साफ कर देंगे। ठीक है, उसका ही पलटवार तो आपने किया था। देखिए मैं फिर कहती हूँ, घटा दिया नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, मैं सच्ची हिंदू हूं, और सच्चा हिंदू वो होता है जो किसी के धर्म को अपमान ना करे, सबको एक समान समझे और मानवता उनके में सबसे पहले हो। मेरे लिए मुस्लिम समाज दुश्मन नहीं है। अगर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी भी समाज में हैं तो वो इस शहर के, इस देश के दुश्मन हैं, और वो मेरे भी दुश्मन हैं। तो उनपे अगर कोई कार्रवाई की मांग करना और उसे लोग हिंदू मुस्लिम में देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद लोगों के नजरिए संकुचित हो गए हैं। 21 तारीख की घटना के बाद आपका एकाएक रवैया बदल गया। 21 तारीख की घटना के बाद जब सकल मराठा समाज, हिंदू समाज के लोग जब मैदान पर उतरे तो उसमें आप सबसे तल्ख नजर आई, और 5 मिनट वाला बयान वहीं से जारी हुआ, उसके बाद कई बार आया। तो आपका इतना तल्ख होना लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह का रवैया क्यों। देखिए मैं अभी तक उनके धर्म को सम्मान देती आई हूं, आगे भी दूंगी, और मुझे लगता है कि आप इस दुनिया के, इस विश्व के या हमारे भारत के वाकये देखेंगे तो अगर कोई मुस्लिम समाज की शोभा यात्रा ताजिया जाते हैं तो ऐसा एक भी मैंने नहीं देखा कि किसी, बिल्कुल। अब अगर एक मौका हिंदुओं ने अपनी शोभा यात्रा निकालने का किया है, एक मौका 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अगर हर हिंदू खुश हो रहा है, वो ध्वजा अगर अपने व्हीकल पे लगा रहा है, तो वो उसके लिए एक डेफिनेशन बना जा रहा है कि आप इस एरिया से ये ध्वजा लेके नहीं निकलेंगे। क्यों भाई? संविधान ने हमको ये हक दिया है कि हम कोई भी हमारा झंडा लेके किसी भी एरिया से निकल सकते हैं। आपने ही बना दिया है कि ये एरिया हमारा, ये एरिया, मैं तो किसी को, ये पूरा मीरा भाईंदर मेरा है। बल्कि आप देखिए कि जब मेरे प्रशासकीय कामों की यादी बनती है तो हर एक जगह में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मेरा पहला कैमरे का प्रोजेक्ट मैंने उत्तन में किया क्योंकि वो थोड़ा एक रिमोट एरिया है, वहां पहली जरूरत थी। दूसरा मैंने नया नगर में किया। दोनों ही जगह आप सेंसिटिव मानती हैं क्या? जी, सेंसिटिव, मैं सेंसिटिव मानती हूँ बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने दूसरा एरिया, मैंने नया नगर चुना। वहां काम हो रहा है, वहां सीसी रोड बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? पूरे शहर में बन रहे, तो क्या मैंने नया नगर का इलाका कोरा रखा है कि वहां सीसी रोड नहीं बनेंगे? बन रहे हैं। वहां गार्डन नहीं बनेंगे? बिल्कुल बन रहे हैं। वहां मैंने अपनी निधि दी है गार्डन बनाने। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये एरिया मेरा नहीं है, ये एरिया मुस्लिम का एरिया है, ये वहां बड़ी संख्या में ये कौम रहती है, इसका मतलब वो मेरे शहर का एरिया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी मेरे हैं, उनके संवैधानिक काम करने का फर्ज भी मेरा है और मुझे ही करना है। एटीएस की कार्रवाई हुई, उसमें नया नगर में कुछ लोग पकड़े गए थे। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है इसलिए कैमरा लगवाए गए थे?
जी नहीं, मैं पूरे शहर में कैमरा लगवाऊंगी टप्पे टप्पे से। उत्तन के बाद नया नगर, उत्तन के बाद नया नगर इसलिए कि बहुत सारी डिमांड नया नगर के पुलिस स्टेशन थी कि हमारे यहाँ हमें काम करने की मुश्किल इसलिए हो रही है कि वहाँ कुछ ज्यादा ही इलीगल एक्टिविटी हो रही है मानती हैं। अच्छा ये बताइए कि पुलिस का रिपोर्ट है सर, मैंने मेरा रिपोर्ट नहीं दिया है, पुलिस का रिपोर्ट है। अब आप तल्ख होती हैं बहुत ज्यादा मुस्लिमों पर, ऐसा कहा जाता है, आक्रोश है, गुस्सा है किसी बात का? जी नहीं, मैं मुस्लिमों पर नहीं गुस्सा होती हूँ, मैं उन लोगों पे गुस्सा होती हूँ जिन्होंने हमारी ध्वजा नीचे फेंकी, उस पे थूका, हमारे भगवान पे थूका, उस पे मटन फेंका और उस पे उल्टी की। वो जो भी हो, आगे भी होंगी जी, आगे भी होंगी जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदा जो यहाँ रह रहा है, हर एक नागरिक जो यहाँ रह रहा है, वो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे। हम अगर किसी के धर्म का अपमान होता है तो वो जायज नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमें उनका और उन्हें हमारा सम्मान करना चाहिए। वो हमसे प्रेम से रहे, हम उनसे प्रेम से ही रहते हैं। जब वो एक हाथ बढ़ाते हैं, हम दोनों हाथ बढ़ाते हैं। इस पर एक बात और कही जाती है, 21 तारीख की घटना के बाद गीता जैन को अवसर मिल गया ऐसी राजनीति करने का जिसमें वो नेशनल लेवल पर फेमस हो सकती हैं। और दूसरा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब आपने बुलाया, उस समय भी वो विवादों में थे और आपको लगा कि उनको अब बुला लेना चाहिए। इसमें कोई बुलाने की हिम्मत उस समय कर नहीं रहा था। उस समय आपने बुलाया क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था। आपको पता है महाराष्ट्र से ही आरोप लगा था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं जिसने आरोप लगाया था। तो इस तरीके के आरोपों, इस तरह के षड्यंत्रों के बीच में आपने उनको बुलाना उचित समझा। उस समय भी बहुत सारी चीजें सामने आई। उसके बाद 21 तारीख की घटना आपके लिए संजीवनी हो गई और आपने हिंदुत्ववादी अपना चेहरा बनाने का एक पूरा माहौल बनता गया। फिर वो ऐसा कुछ है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि 21 तारीख की घटना मैंने प्लांट की थी? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21 तारीख घटना तो के बाद आपको आप मुझे बताइए कि आप हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल। आपको बुरा लगा वहां जो हुआ वो? बिल्कुल बुरा। तो मुझे बुरा लगा तो मेरी गलती है? बिल्कुल। आप तल्ख नहीं हुए, गुस्से नहीं हुए क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते। मैं गुस्सा हुई क्योंकि मेरे सामने ये हुआ। नहीं, बिलोंग मैं भी करता हूँ। सवाल ये है सिर्फ कि आपके सामने नहीं हुआ और शायद आपका स्वभाव शांत होगा, मेरा नहीं है। उस दिन जिस दिन मैंने उस मेरी बहन को देखा जो जख्मी है, उस दिन मेरे उस भाई को देखा जिसको यहाँ बड़ा घाव हुआ था। और किस लिए हुआ था? क्योंकि गाड़ियां तोड़ी गई, उनको मारा गया, उनसे जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवाया गया, उनको बड़े अपमानजनक तरीके से कहा कि अब तेरे राम को बुला ले, वो बचाता है कि नहीं। ये सब सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आएगा, जो मुझे भी आया क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। आप आक्रोशित थी, बाकी वे शांत थे। भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता और भी नेता, पूर्व वर्तमान, देखिए उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने कैसे रिएक्ट करना है, वो बिल्कुल उनकी पर्सनल बात है। ऐसे में मुझे जो ठीक लगता है मैं करती हूँ। कोई साथ हो या ना, मुझे लगता है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता मेरे साथ थी। मुझे उससे ज्यादा किसी का साथ नहीं चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब यहाँ पर आए थे, उस दौरान इसी तरह का वाकया कुछ, हालांकि बड़ा नहीं हुआ था उस तरह का, कुछ युवक उस तरफ भगवा ध्वजा लगाकर नया नगर की तरफ अपनी यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, पुलिस ने उनको वहां नया नगर के लोगों ने हिरासत में दिया और FIR दर्ज हुआ। उस समय आप शांत थी क्यों? क्योंकि जब उसकी डिटेल जाननी चाहिए तो कुछ गलती हमारे उन बच्चों से भी हुई थी, तो बिल्कुल न्यूट्रली, बहुत ज्यादा उन पे कोई कड़क सजा या एक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अगर हमारे बच्चे भी ऐसी गलती करें तो थोड़ा उनको भी सबक मिलना चाहिए। इस समय भी पुलिस की बात करें, 21 तारीख घटना के बाद में दोनों ही पक्षों को समझाया गया, दोनों ही पक्षों की गलतियां बताई गई और दोनों ही पक्षों को शांत रहने के लिए कहा गया। तो कहीं ना कहीं गलतियां इस समय उस समय, हालांकि इस समय की बात करें तो उस समय पहले उन्होंने किया, फिर इस तरफ से हुआ, दोनों तरफ से सारी चीजें जो हुई। लेकिन उस समय घटना पर अगर ध्वजा लगाकर यात्रा करना, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाना, ये भी तो गलत था। हाँ तो गलत था, इसीलिए तो हमने आवाज उठाई। मैंने पुलिस से नहीं मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि अगर ध्वजा लगाना गुनाह है तो कौन सी धारा के तहत आता है, वो मुझे बताइए। और फिर खाली उन 4 व्हीकल पे क्यों, पूरे शहर में आप देखेंगे, मेरे खुद की गाड़ी पे भी था ध्वज। मुझे लगता है कि शहर के 50 to 60% व्हीकल पे ध्वज था।
और आज भी आप कुछ मकानों पे कुछ दुकानों पे वो ध्वज देखेंगे है। आज तो शहर पे है, लगभग शहरों में कई जगह है और 22 सिर्फ जनवरी की इधर बात ही है। नहीं, बहुत सारी जगह दूसरे शहरों में भी है। अगर गुना है तो सब पे दाखिल करिए, ये 4 पे क्यों गुना दाखिल कर रहे हैं? और अगर उस रोड से निकलना गुना है तो वो गुना अब दूसरे व्हीकल जो वहां से निकले उस पे भी करिए, इन्हीं पे क्यों कर रहे हैं? एक और बात सामने आई थी, सुनने में आया था कि आपने कहा था कि हनुमान मंदिर के सामने या किसी मंदिर के सामने अब अल्लाह अकबर तो बोलेंगे नहीं है, ऐसा कुछ भी आपने सवाल किया था? जी नहीं, मैंने वही पूछा था कि अगर वहां अगर कोई ऐसा बोलता है तो क्या हमें उन्हें भी मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। संविधान ने उनको स्वतंत्रता दी है, वो कुछ भी बोलते हुए जाए, क्या तकलीफ है? उस घटना के बाद से जितनी भी यात्राएं हुई, चाहे टी राजा का आना हो, उसमें भी बड़ा विवादित रहा आपकी यात्रा। वही किसी ने कहा कि उस कार्यक्रम को आपने पूरी तरह हाईजैक कर दिया। आरोप ये है कि नरेश जी जब उस कार्यक्रम के लिए नंगे पैर परमिशन मांग रहे थे, पुलिस थे, तो पुलिस ने नकार दिया। फिर उनके साथ कुछ मित्र उनके मिले और वो चले गए कोर्ट, उसके कोर्ट के आधार पर परमिशन लेके आए और उस कार्यक्रम को करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो हट गई और आप आ गई और आपने पूरा कार्यक्रम हाईजैक। देखिए, नरेश जी सबसे पहले मुझे अप्रोच हुए थे जब मेरे भद्राचार्य जी का राम भद्राचार्य जी महाराज जी का मेरे यहाँ आयोजन हुआ था। उन्होंने ये कहा कि 19 तारीख को मैं टी राजा को लाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, आपका मंडप जितना बड़ा है उतना ही मंडप हमें चाहिए, 16 तक आपका रहेगा, अगर 3 दिन और रखे तो हमें ये उपयोग में आएगा। 19 तारीख को, ठीक है जी, ये 19 की बात है जब वो 19 को आने वाले थे। उन्होंने कहा, मैंने कबूल किया कि आप हमारे यहाँ ये यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उनका आना भी कैंसिल हो गया, 19 का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और रिक्वेस्ट की कि आपने जहाँ से ये मैदान लिया उसके मुझे 25 तारीख की एनओसी ला के दीजिए। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं ये मदद ज़रूर करूँगी आपको। मैंने 25 की एनओसी दी, लेकिन उसके बाद 21 तारीख को शायद पुलिस ने उनको नकार दिया और जिनकी एनओसी थी उनको भी लेटर दे दिया कि आप इस तरह से नहीं दे सकते। बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कौन कोर्ट में गया आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ नरेश जी अप्रोच करते थे अगर उनको मेरी कोई मदद की जरूरत भाषण था, आपने मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको वही आगे कह रही हूँ। कोर्ट गए और हम परमिशन लेते। सर, हम यानी सकल हिंदू समाज जिसमें मैं भी हूँ, हम यानी मैं नहीं। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं था। देखिए, मैं तो कह रही हूँ रोल नहीं था। आपको वो हमसे अलग कर रहे हैं, आप हम में जुड़ रही हैं। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मानते हैं। कोई लोग कहे कि मैं जैन हूँ, हिंदू नहीं है, वो भी गलत है, वो अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा जब जब नरेश जी जो मदद के लिए मेरे पास आए और मुझे सिर्फ और सिर्फ नरेश जी ने अप्रोच किया, उनके साथ कौन है आप यकीन मानिए मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और आप इसकी जानने की इच्छुक भी नहीं थे। अब एक भाई नरेश भाई अप्रोच कर रहे हैं, जो आयोजक है, तो नेचुरली वो ही सब बाकी टीम को भी कुछ ना कुछ काम देते हैं। अब बात वही आ जाती, पहले सवाल पर मेरे, आपको मालूम पड़ा कि टी राजा के कार्यक्रम में, चूंकि वो आदमी विवादित है, उनके बयानों के आधार पर हमेशा तल्ख रहते हिंदुत्व के प्रति, तो जिस तरीके से उनका आना हुआ, मॉब दिखा, आपने सोचा अब अवसर है जी नहीं, चलती गाड़ी में बिल्कुल नहीं, पूरी तरह बयान देकर? बिल्कुल नहीं। नरेश जी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैडम और कोई आए नहीं आए, आप तो जरूर आइएगा, और लोग शायद घर में दुब के बैठेंगे, लेकिन आप आते हैं तो आप आइएगा, क्योंकि आपको हमने देखा है। मैं किसी की और इशारा नहीं कर रही हूँ, जो घर में बैठे थे वो समझ जाए जिनके लिए बोल रही हूँ। और मुझे इनवाइट ही नरेश जी ने किया था, मुझे क्या जरूरत पड़ी है प्रोग्राम हाईजैक करने की? उनको यहाँ खाना खिलाया जाएगा, मेरे घर पहले आएंगे, ये नरेश जी ने प्लान किया था। मैंने वेलकम किया, बिल्कुल आइए। उसके बाद उस प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कीजिए, ये नरेश जी ने इनविटेशन दिया था और मैंने उस मंच से नरेश जी का आभार व्यक्त किया कि मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इसमें शामिल किया। उधर कुछ लोगों का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि आपने उजाला ले लिया, अंधेरे में उनको भाषण देने के लिए दे दिया। आपका भाषण उजाले में हो गया और आप वहां ना एक कितने बजे तक उजाला रहेगा और कितने बजे अंधेरा होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। आपके ये प्रकृति के कुछ नियम हैं जो हमें समझने हैं। ठीक है। और वो मेरे सीनियर हैं,
बाय प्रोटोकॉल अगर हम दोनों को बोलना है तो जूनियर पहले बोलेंगे और सीनियर बाद में बोलेंगे। तो अब उसको भी आरोप ये है कि कार्यक्रम का एक मैदान नहीं दिला पाई विधायिका। आरोप यह है कि कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दिला पाई विधायिका। आरोप यह है कि कार्यक्रम के दरमियान वहां की व्यवस्था के लिए एक लाइट की व्यवस्था भी नहीं करा पाई विधायिका, और मंच पर थी। मैंने आपको फिर कहा कि जितना आयोजक ने मुझसे जब जो मदद मांगी मेरी तरफ से जरूर मिली। एक रथ के ऊपर मैंने उनका इंटरव्यू किया, नरेश जी का। उनसे मैं उसी दरमियान जब रथ आ गया था तो मैंने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति को क्या कहेंगे, किन किन लोगों को सपोर्ट किया। तो मैंने रिकॉर्ड में कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने मेरा सहयोग नहीं किया, बल्कि मुझे दुख है इस बात का कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। ये रिकॉर्ड आप मेरे चैनल पर देख सकती। तो सवाल ये है कि उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया आपका। कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है इस बात का। बैनर लग गया लेकिन अच्छा खासा। मुझे उस बात का भी दुख नहीं है। नहीं, आपका लगा उसमें हिंदू शेरनी शब्द पहली बार आया। देखिए, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शेरनी शब्द आपने अपने मन से लिख लिया। चलिए, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू लिखना तो गलत नहीं हो गया। लिखना गलत नहीं, शेरनी लिख दिया। अभी आप बोल ही रहे हैं कि आपके तेवर कुछ बदले हुए हैं, तो वो दूसरों को भी लगा होगा कि तेवर बदले हुए, उसको शेरनी का नाम दे दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं झांसी की रानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे झांसी की रानी के नाम से बुलाते हैं। आप आज भी आक्रामक, मैं तब भी थी, इसीलिए शायद मेरे गुरुजी मुझे झांसी की रानी कहते हैं। आप यात्रा बड़ी लंबी रही, उसमें हम अगली बार बात करेंगे। अगला सवाल, उत्तन पर आप जब आज आक्रामक हुई, कुछ लोगों का कहना है उत्तन दरगाह 5 साल आपको दिखाई नहीं दी। नहीं, बिल्कुल। अब इन दिनों दिखाई दिया। जब वहां पर पुलिस का एक पत्र जारी हुआ था, उससे पहले लगातार अनधिकृत है उसका चर्चा हो रही थी। वो अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे। आपके ही पार्टी के पुराने नेता, जिस पार्टी में आप हैं, पुराने नेता अगली बार विधायक रहे, उनका एक वहां पर पाटिया भी लगा है, नेम प्लेट, इसमें साफ तौर पर लिखा है उनका नाम। उन्होंने फंड भी दिया है उनको काम करने के लिए, वो भी हुआ आपके पार्टी के। तो सवाल ये है, हालांकि वो अग्रही और तब भी विरोधी थे आपके, सवाल ये है कि उसको उस समय नहीं देखा आपने जब विरोध करना चाहिए था। भाई उस समय वो विरोधक थे आपके, आप विरोध कर सकती थी, तभी आपने जिक्र नहीं किया। आज आपको वो उत्तन का दरगाह नजर आ रहा है क्योंकि किसी ने वो मुद्दा उठाया और उठ गया है। जी नहीं, आप पिछले 3 महीनों की घटनाएं देखें। मैं यूजुअली किसी धार्मिक स्थल को कभी टारगेट, कुछ लोग आए पकड़े गए, वो सारी घटना, मैं वही कहती हूँ, मैं धार्मिक स्थल को अदरवाइज टारगेट नहीं करती। लेकिन पिछले 3 महीने की घटनाएं आप देखिए। इन 3 महीनों में विदेशियों का पकड़े जाना वहां हुआ। ये जो FIR हुई मौलवी जी पे, वो वहां के थे। एक शशि शर्मा करके पत्रकार है, उन्होंने वहां स्टिंग ऑपरेशन किया था, खुला वीडियो दिखाया गया था कि वहां नशेखोरी हो रही है। ठीक है, नशेबाजों ने हमारी महिला पुलिस को मारा। लास्ट ये 2 महीनों में, ये 2 महीनों में हुआ। अब आप मुझे बोलिए, इस शहर की MLA होने के नाते अगर इतनी इलीगल एक्टिविटी कहीं एक जगह पे होती है, मैं और कोई वास्तु भी वहां होता और कोई बिल्डिंग भी होती, तो क्या मुझे आवाज उठाना नहीं चाहिए? शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा है। मैं टाइम पे वो जमावड़ा, मैंने बीच में कनकिया रोड पे एक पब का आया था, आप देख लीजिए मेरा पत्र, और CP पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने कहा था कि सर इस तरह से वहां खुलेआम, मेरे पास वीडियो आया है, खुलेआम लोग ड्रग ले रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने वहां कार्रवाई की। एक बार यहाँ सरदार पटेल मैदान में, स्कूल के सामने के मैदान में, जब 4 लोगों को मैंने देखा, तब मैंने तुरंत ही वहां से फोन करके उनको कहा, जहां जहां मेरे संज्ञान में आता है, मैं मानती हूँ पूरे शहर में बहुत सारी जगह तरीके से बहुत सारी जगह हो रहा है, लेकिन जहां मेरे संज्ञान में आता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो बात पुलिस तक पहुंचाऊं और वहां से एटलीस्ट वो ना हो, क्योंकि मैं इस बात को सबसे बुरा मानती हूँ। ये अटैक है हमारी युवा पीढ़ी पे, और अगर युवा पीढ़ी खत्म है तो हमारा देश खत्म। तो ये दरगाह अटैक हो सकता है। देखिए, दरगाह तो आप NIA की रिपोर्ट है कि इट इज डेंजरस। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, बराबर है, 2007 की है, 2007 की है। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई है, लेकिन अभी जो 2-3 महीने में बार बार वही हो रहा है ये, इसलिए आवाज उठानी पड़ी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, फिर वही बात पे आ गई
मौका है 21 तारीख की घटना के बाद लगातार हिंदू शेरनी शब्द का प्रयोग और आपका एक चेहरा बनता तो गया। आपको क्या टारगेट आपको क्या लगता है, म्यांमार से 8 लोगों को मैंने बुलाया कि भाई मुझे शेरनी का टैग चाहिए, आप आ जाओ, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। उस नशेड़ियों को मैंने बोला कि महिला पुलिस को मारो। उस मौलवी जी को मैंने कहा कि ये 18 छोटी सी लड़की का आप ये कर दो, निकाह कर दो और इलीगल तरीके से उसका धर्मांतर कर दो। ये सब मैंने किया। नशे का वो शशि शर्मा जी जो गए थे वहां लेने, तो वो मैंने करवाया। नशेबाजों को मैंने बिठाया था कि भाई आप बैठो, मुझे तो इस पे आवाज उठानी है। आरोप करने वाले हर तरह के आरोप करते हैं। मोदी जी पे इतने आरोप हो रहे हैं, गांधी जी पे हुए, कौन छूटा है आरोपों से? हमारे भगवान राम पे आरोप धोबी ने कर दिया था भाई। तो ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। एक और सवाल यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रही है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी और अब भी आपको टिकट देने की इच्छा में नहीं है। वो वरिष्ठों का निर्णय होगा, उसके बारे में मैं कुछ क्षेत्रीय नहीं स्तर पर बोल पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। अभी बीच में पालक मंत्री आए थे, आप मंच पर उपस्थित नहीं थे, कार्यकर्ता मिला हुआ था। पालक मंत्री आते हैं, इसका मतलब वो उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। तो पालक मंत्री आकर वहाँ के पालक मंत्री शंभूराज देसाई है। नहीं ठीक है, वो पालक मंत्री का दर्जा है, उनको पालघर का है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो आए थे वहां पर कामकाज करने के लिए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी आए, उनको रिसीव कोई और करता है, कार्यक्रम में आप ले जाती हैं, धर्मादेश के कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित दिखाई देते तस्वीरों में। तो ये सारी चीजों में लगता है कि आप भाजपा से कहीं दूर हैं, लेकिन टिकट चाहिए आपको। इनकी टिकट देने का जो फंडामेंटल है, जो मुझे पता है, संघ की रिपोर्ट जाती है, कार्यकर्ता यहाँ की रिपोर्ट जाती है, फिर बेसिक रिपोर्ट जाती है, इसके आधार पर टिकट तय होता है। ये उनका तरीका है। आप तो कहीं फिट नहीं बैठते इसमें। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने फिर कहा ये और निर्णय वरिष्ठों का रहेगा। भाजपा कहीं थी नहीं, अब आ गई वापस भाजपा आपके बैनरों में, पोस्टरों में। मैंने कहा कि वरिष्ठों का निर्णय होगा। मैं इच्छुक हूं, ये बात मैं आपसे खुल के कहती हूँ, पर निर्णय तो वरिष्ठों का ही होगा। पर आपका तय नहीं होता ना कि आप किस तरफ हैं। कभी कभार नजर आता है कि आप शिवसेना के बहुत करीब हैं, फिर नजर आता है कि नहीं आप इस तरफ बहुत करीब हैं। देखिए, फिलहाल मैं युति को समर्थन कर रही हूँ, और युति में बीजेपी है, युति में शिंदे जी हैं, युति में अजित पवार जी अब आए हैं, तो वो भी है। जिससे मिलेगी टिकट ठीक। मैंने टिकट का सोचा ही नहीं। ये मेरा मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी ठीक। मैंने कहा ना, ये निर्णय ही वरिष्ठों का है। मेरे चाहने से कि मैं तो गए समय भी चाह रही थी कि नहीं मिलेगी तो लड़ेंगी तो नहीं, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, मैं लड़ूंगी। शांत तो बैठेगी नहीं। अब आप मेरे को एक बात बोलिए, जब मैं एक बार बिना टिकट के लड़ी पार्टी के नियम कहाँ रह गए फिर? पार्टी कहती है कि टिकट जिसको दिया जाए, दूसरा कार्यकर्ता शांत बैठे और सपोर्ट करे, पार्टी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, पार्टी के नियम कहाँ रह गए? बिल्कुल। तो मैं तो वही कहती हूँ कि दूसरे शांत बैठे, आप टिकट मुझे दे दीजिए, मैं जीती हुई हूँ। अब उनको शांत पार्टी से थोड़ी कराएंगे, पार्टी टिकट जो तय करेगी वो तो देंगी। मैंने फिर कहा वरिष्ठों का निर्णय है, लेकिन आपका निर्णय अलग रहेगा। बिल्कुल। अब आप मुझे बोलिए, मैं एक बार चेतावनी है आप जी नहीं, मैंने जो मैं आज आपको बोलूं कि नहीं पार्टी ये कहेगी तो मैं ये करूंगी, तो आप मुझे अगला सवाल पूछेंगे तो फिर 5 साल पहले क्या हुआ था, उस इलेक्शन में आपने क्यों नहीं सुनी? भाई, मुझे यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए लोक प्रतिनिधि हूँ मैं, तो मुझे लड़ने की इच्छा है। ग्राउंड ये मैंने बहुत सारी गलत रिपोर्ट भी आती है, कहते हैं कि आपने वचन नहीं पूरे किए जितने आप 7 वचन। मैंने फिर कहा कि सर्वे की रिपोर्ट जो आएगी उस पे जो वरिष्ठ निर्णय लेंगे, मुझे मेरा निर्णय आपका सर्वे अलग ही कुछ कहता है। आप तो अलग ही, आपको कहने का मतलब मैं निर्णय लूंगी, उस पे काम करूंगी, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है। पिछली बार भी आपने ऐसे जी नहीं, और आपने अपने आप को साबित भी किया, जीत के दिखाई। देखिए, इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं साबित करने वाली कौन होती हूँ? ये जनता ने साबित किया है कि आप सही थी और वो गलत थे। मैं साबित करने वाली, वो मतलब वरिष्ठ, वो मतलब भाजपा नहीं। देखिए, कैसा होता है कि एक पिक्चर क्रिएट किया जाता है, शायद उस तक नहीं पहुंच पाई हो, शायद कुछ ऐसे उनके भी परसेप्शन रहे हो कि भाई हम सिटिंग को ही देंगे। उन्होंने जिस स्थिति में निर्णय लिया वो जानते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। पर जो निर्णय लिया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए कि जनता सपोर्ट करती है। नहीं, 5 साल में नजर आया, 5वें वर्ष में क्या भाजपा आ जाए बैनर में, पोस्टर में, सब में नजर आने लगा? मैंने जिस दिन से समर्थन दिया है, मैंने आप देखे होंगे कि मैंने जिस दिन से समर्थन दिया है उस दिन से भाजपा मेरे बैनर पे है। भाजपा है, शिंदे जी है, अजित पवार जी अब आने लगे हैं, आप देख लीजिए। अभी मैं युति के साथ हूँ तो मैं समर्थन ये तय है कि लड़ना है, टिकट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ये तय। देखिए, ये मैंने पहले ही कर दिखाया है, तो आप बार बार अगर मुझे ये पूछेंगे तो मैं समझूंगी कि ये जानबूझ के सवाल किया। हाँ,
क्यों भाई, मैंने तो ये किया है, आप वो जो किया है उस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वचन पूरे किए। देखिए बहुत सारे वचन पूरे किए, मैं मानती हूँ मेरे 100 मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन लोग जब देखेंगे कि भाई कितने 9 थे, ये पूरा किया, हाँ किया, एक किया, अब अगर 1-2 रह गए तो उसको पूरा करने का प्रयत्न किया था, हाँ किया था, वो अब फैसला जनता ही करेगी। आप बहुत आक्रामक हो जाती हैं, अब तो आपका हाथ भी छूटने लगा। देखिए महिलाओं का अपमान तो मैं सहन नहीं करूंगी। आपने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया। मैंने उसी संदर्भ में कहा कि महिलाओं का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। वो पुरुष था, वो तो अपमानित हो गया ना, उसका तो कहना था कई जगह पर, लेकिन वो बोला नहीं सार्वजनिक तौर पे। बाद में आपने शायद उसको समझाया है, बातचीत भी हुई शायद बाद में। जी नहीं, बाद में वो सॉरी कहने आया कि मैं उस महिला का अपमान क्यों कर रहा था। थप्पड़ मारना सही था, आगे भी ऐसा होगा? नहीं, मैं नहीं कहती हूँ कि मारना सही था, मैं ये कहती हूँ कि उस समय मेरा संयम, थोड़ा सा क्रोध ज्यादा आ गया था, क्योंकि उस महिला के प्रति वो जिस तरह से, अभी तो आप कहती हैं अस्त्र है हमारे पास। अरे भाई, मेरे तो मनुष्य को क्रोध तो आता ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। आपको नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन संयम रखना पड़ता है। मैं भी बहुत सारी जगह संयम रखती हूँ, कभी कभी छूट जाता है। आज भी अस्त्र की बात होती है आपकी तरफ से मेरे साथ? मैंने आज दिन तक अस्त्र की बात नहीं की। आपने कहा 5 मिनट दे दीजिए, ये अस्त्र उसमें की मैंने बात कहा, मैंने अस्त्र की बात कहा? मैं 5 मिनट में क्या करूंगी ये आप तय करेंगे। आप तय करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैंने अस्त्र लेके मैं 5 मिनट में सबको मारते हुए जाऊंगी, आपने सोचा है, मैंने नहीं कहा। ये तो मैंने कहा है, ये पॉलिटिकल आंसर है। बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है सर। मैंने कहा क्या कि मैं 5 मिनट में क्या कर लूंगी, जो ओवैसी जी 20 मिनट में करेंगे, जो बाकी के नेता 15 मिनट 10 मिनट में करेंगे, मैंने तो वही कहा कि मेरे 5 मिनट में करना है। कुछ लोग कहते हैं मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा आपको। देखिए, मैं धर्म में राजनीति को नहीं लाती। जहां धर्म है वहां धर्म है, जहां राजनीति है वहां राजनीति है। राजनीति धर्म से करनी चाहिए, नहीं मिलेगा, देख लेंगे हमेशा। देखिए ऐसा कोई नहीं है, मुझे हर एक के वोट की, एक वोट की जरूरत है। और मैं यहाँ से मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगी, सच झूठ को आपस में देखिए। मुजफ्फर जी ने इस घटना के बाद एक बात कही कि जो हुआ वो गलत हुआ, मुझे सम्मान है उनके बारे में। सही क्या है गलत क्या है वो कहने की, जिन्होंने उस समय कहा कि नहीं ये जो हुआ वो गलत हुआ, जो उन्होंने कहा वो मैं भी कह रही हूँ, पर उन पे उंगली नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि वो उस समुदाय से है और मुझ पे उठाई जा रही है कि मैं हिंदू समुदाय से हूँ। मुजफ्फर जी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ मैं मानता हूं गलत हुआ। वो पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने हम सबको इनवाइट किया था, तब उन्होंने कहा कि 21 की घटना का साथ मैं भी नहीं देता। वो कहे तो चले, मैं कहे तो ना चलूं। कारण सिर्फ ये कि आप हिंदू, आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा, अभी आपने कहा कि आप मुस्लिमों के खिलाफ है, तो मैंने ये उदाहरण दिया कि जब एक मुस्लिम नेता कह सकता है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, हिंदू नेता नहीं कह सकता। यानी गलत को गलत कहने के लिए भी धर्म देखा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, उत्तन का दरगाह टूटना चाहिए? देखिए, अगर वहां सिर्फ और सिर्फ धर्म होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ वहां का इबादत होता है मुझे कोई परेशानी नहीं। इबादत के साथ भी अगर कुछ होता है तो गलत है? बिल्कुल गलत है, टूटना चाहिए। बिल्कुल इन मानकों के आधार पर टूटना चाहिए। ये मानक तो यही बता रहे हैं, NIA की रिपोर्ट। इसको देखिए, हमारे ऐसा होता है कि एक भगवान जब कहीं बैठे हैं और किसी कारणवश वो जगह को हमें, आप हाईवे बने तब 2 मंदिर टूटे। आप क्लियरफाई करके आप बता रही हैं। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब ये हाईवे बन रहा था तब 2 छोटे छोटे मंदिर थे, उसमें से एक हनुमान जी का था। क्वेश्चन ये आया कि अब ये मंदिर को, उस मूर्ति को कहाँ स्थापित किया जाए। हमारा हनुमान मंदिर था, मैंने हमारे हनुमान जी के साथ साथ उस मंदिर को, उस प्रतिमा को वहां स्थापित किया। मुझे नहीं मालूम इनका क्या स्थापित करना होता है, मैं सीरियसली नहीं जानती, पर उसको कहीं ऐसी जगह जो सेफ हो, जो ऐसे कोस्टल नहीं हो, जहां इस तरह से इजीली बोट से आया जाया नहीं हो, आप स्थापित कर दीजिए। कोई ऐसी लीगल जगह पे स्थापित कर दीजिए, लीगली परमिशन लेके, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और वहां सिर्फ और सिर्फ धर्म करें, कोई तकलीफ नहीं। टूटना चाहिए कि नहीं? मैंने फिर कहा, धर्म हो तो नहीं टूटे, बाकी अधर्म हो तो जरूर टूटे। अभी तो आपकी प्रक्रिया यही चल रही है टूटने की। तो अधर्म हो रहा है। आपने तो विधानसभा में कहा टूटना ही चाहिए। अरे सर, तो वहां अधर्म हो रहा है, हमारे पुलिस पे हमला हो रहा है, नशा हो रहा है, तो नहीं कहूंगी क्या? टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म हो तो टूटना चाहिए, धर्म हो तो रहना चाहिए, अधर्म हो तो टूटना चाहिए। और अगर ये सब पुरावे बता रहे हैं कि अधर्म हो रहा है, तो बस
आप बार बार क्यों बुलवाना चाहते हैं? मैंने कहा उसे अलग सेफ जगह पे आप खिसका लीजिए, परमिशन लेके बाकायदा बनाइए, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप अपना धर्म करें, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। टोल पर आप बहुत कम बोलती हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। आक्रामक होती है लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। देखिए, एक कानूनी दायरा भी होता है, उसका स्टडी किया, उस पे बायबैक पॉलिसी कैसे कर सकते हैं वो किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल हमने सोचे। अभी मैं 1 महीने पहले भूसे जी और उनके सभी अधिकारियों के साथ बैठी थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें अटक रहे हैं, जो हम नॉर्म्स जो उनके साथ एमओयू करार किए गए वो ऐसे हैं कि भाई वो सब ठेकेदारों को ही सपोर्ट करते हैं। तो आपने वादा तो कर दिया था चुनाव से पहले। मैं आज भी उस वादे पे कायम हूं और मेरी कोशिश आज भी है। अगले चुनाव में फिर से मैनिफेस्टो में होगा? जी नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि अभी तक यहां तक पहुंची हूं और आगे चलूंगी। चुनाव से पहले हो सकता है कि पूरा हो जाए। हो भी सकता है 90%, उससे ज्यादा परसेंटेज दूंगी। प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल प्रयास कर रही ये हूं। रिकॉर्ड में तो बिल्कुल रिकॉर्ड में लीजिए सर, मुझे मालूम है आपका कैमरा चालू है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है और मेरा प्रयास अभी भी खत्म नहीं हुआ, जारी। बिल्कुल। एक काम तब तक करना चाहिए जब तक उसको अंजाम ना दिया जाए। बहुत सारे सवाल हुए, धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना गीता जैन की उन सारे बयानों को जिन पर अब तक कई लोग अलग अलग बयान दे रहे थे। सवाल ये था कि आखिर हिंदू शेरनी शब्द प्रमाणिक है या अप्रामाणिक। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदू कहना और हिंदू शेरनी लगाना गलत कहां से है, और मैं झांसी की रानी हूं नहीं, लेकिन उनके गुरु कहे थे वो झांसी की रानी है। इन सारी बातों के आधार पर ये तो माने कि आने वाले चुनाव में ये फिर से अपने आप को बेबाक और बेधड़क तरीके से मैदान पे तो उतारेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन वादों के आधार पर भी चुनाव होगा जिन वादों को लेकर इन्होंने 2019 के चुनाव को फतेह किया था। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो माहौल है मीरा भाईंदर का, उस पर इन्हें किस तरीके का मत मिलता है। चुनावों की रणनीति क्या होती है, हालांकि लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद अन्य चुनावों की रणनीति तैयार होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।